नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताने कि चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बताने कि चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 5.9 मापी गई है। 111 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये भूकंप आया है। यूरोपीय भूमध्य सागर के पास भूकंप का केंद्र जो है वो बताया जा रहा है। तो अहम खबर और बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि यूरोपीय भूमध्य सागर के पास भूकंप का केंद्र था और साथ ही साथ देखिए आप किस तरीके से तबाही मचाई है इस भूकंप ने। चीन में भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तेज झटकों की वजह से चीन जो है वो हिल गया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, 111 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह भूकंप जो था वो आया था। तो बता दें आपको, देखिए झटके इतनी तेज थे कि कई जगह पर बहुत से घरों के शीशे जो हैं वो टूट गए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। देखिए किस तरीके से धरती जब हिली तो सब कुछ यहाँ पर हिलने लगा, डोलने लगा। लोग अचानक से घबरा करके जो इमारतों में थे, जो अपने घरों में कैद थे, वो तमाम लोग सब सुरक्षित स्थान पर बाहर निकल आए। तो इतने तेज झटके थे इसके कि लोगों में दहशत का माहौल हो गया और 5.9 की तीव्रता जो है वो मापी गई है। तो 111 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये भूकंप आया है। तो चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज से सर्वदलीय बैठक जो है वो होगी। आज बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है संसद परिसर में। दोपहर 12 बजे से ये बैठक होगी। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। तो बजट से पहले ये सर्वदलीय बैठक है संसद परिसर में। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरुआत होगी। लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। तो संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा और धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की नजर है। बता दें आपको कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के आम बजट पर चर्चा कराने पर फोकस जो है वो रहेगा इस दौरान। साथ ही महंगाई, रोजगार पर सरकार को विपक्ष घेरने की पूरी रणनीति के साथ आएगा, क्योंकि चीन के साथ सीमा विवाद हो, अर्थव्यवस्था, सेंसरशिप सहित अन्य और कई मुद्दे ऐसे हैं जो बजट सत्र के दौरान हंगामेदार होने की संभावना पूरी जताई जा रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, संसद के 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों की मीटिंग बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से बुलाई गई ये सर्वदलीय बैठक संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी और इस बैठक के जरिए सरकार की ये कोशिश होगी कि बजट सत्र को सुचारू तौर पर चलाया जा सके। सरकार जहां पर आम राय से सदन चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन वहीं पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बजट देखने के बाद ही उस पर वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जानकारी के अनुसार विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, चीन के साथ सीमा विवाद, जोशीमठ, संघीय ढांचे पर हमला, न्यायपालिका और विधायिका के जारी विवाद और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं। साथ ही एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी विपक्ष सरकार पर हमला कर सकता है। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। इसके बाद सरकार 2022 और 23 का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट संसद के सामने पेश करेगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो संसद का बजट सत्र जो है वो 2 चरणों में होगा। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और राष्ट्रपति और पीएम मोदी राजघाट पर श्रद्धांजलि देंगे। बता दें कि देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो देश भर के गणमान्य लोग बापू को श्रद्धांजलि देंगे। तो आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि मना रहा है। आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आजादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है।
साल 1948 में आज के दिन ही यानी 30 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी को उनके व्यक्तित्व योगदान के लिए महात्मा गांधी बापू जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा को अपनाया और जीत हासिल की। अहिंसा परमो धर्म का उनका संदेश पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत ही नहीं विदेशों तक लोग किसी आंदोलन या प्रदर्शन के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं। 23 जनवरी 1948 को शाम की प्रार्थना के बाद बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। वहीं इतिहास में ये दिन काले अक्षरों में से दर्ज हो गया था। और एक जगह से और भूकंप के झटकों की बड़ी खबर आ रही है। पहले चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए और अब गुजरात के कच्छ से अहम खबर जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें आपको कि सुबह 6:38 पर ये भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। भूकंप के झटके आपको बता दें कि 4.2 इसकी भूकंप की तीव्रता मापी गई है। 1 घंटे में 2 बार लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो दुधई से 11 किलोमीटर की दूरी पर इसका केंद्र पाया गया है। ये केंद्र बिंदु जो था, बता दें कि कच्छ के खावदा के पास भी झटके महसूस हुए हैं। तो बड़ी खबर, अहम खबर, गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उससे पहले चीन से अहम खबर आई थी। चीन में भी भूकंप का कहर देखने को मिला था। तो सुबह 6:38 पर फिलहाल गुजरात में ये झटके महसूस किए गए हैं। 4.2 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर। और 1 घंटे में लगातार 2 बार भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया है। मतलब 1 घंटे में लगातार 2 बार गुजरात की धरती हिली भूकंप की वजह से। तो गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 6:38 पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। 5 महीने तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चली है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज इसका समापन होगा। श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में समापन समारोह है। कांग्रेस को भारी भीड़ जुटने की उम्मीद जो है वो की नजर आ रही है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी। तो आज ये यात्रा संपन्न होगी। मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आज संपन्न होने जा रही है राहुल गांधी की। तो आज क्योंकि आखिरी दिन है, समापन का दिन है, तो आज भी कांग्रेस पार्टी को भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। हालांकि कल भी जब से ये कश्मीर में पहुंची, कल भी बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, शायद खुद पार्टी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो 7 सितंबर से शुरू हुई कन्याकुमारी से ये यात्रा। आज आपको बता दें कि इसका समापन होने जाएगा। तो पिछले 6 महीने से ये यात्रा लगातार जारी थी। आज इसका समापन होने जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उसके जरिए पूरे इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको हम बताएं कि आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन दिन है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा समापन समारोह में राहुल गांधी जो है वो तिरंगा फहराएंगे और साथ साथ श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड स्थित मुख्यालय में समारोह जो है वो रखा गया है। इसके अलावा शेर ए कश्मीर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है राहुल गांधी का, कि वो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में तेज विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित जो है वो किया गया है, न्योता दिया गया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी आज यहां पर शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी जेडीयू को भी निमंत्रण जो है वो भेजा है। इसके अलावा शिवसेना, टीडीपी, नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को निमंत्रण भेजा गया है। बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई और को भी निमंत्रण जो है वो भेजा गया है। इनके अलावा जेएमएम, आरजेडी सहित दलों के अध्यक्ष को भी न्योता जो है वो दिया गया है कि आप आइए और आकर के हमारे साथ आज समापन के आखिरी दिन मौजूद रहिए, जुड़िए हमारे साथ। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष का साथ जो है वो मिल पाएगा आज आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी को। और इधर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि आज नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है, यानी आज आखिरी दिन है नामांकन वापसी का। 16 फरवरी को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि 60 सीटों पर यह मतदान होगा। तो आज नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है, माफ करना, आज जो है नामांकन पत्र अगर किसी को दाखिल करना है तो उसकी आखिरी तारीख है, उसका आखिरी दिन है। 16 फरवरी को 60 सीटों पर मतदान होना है। नाम वापसी की जो अंतिम तारीख है वो है 2 फरवरी और 2 मार्च को फिर मतगणना होगी। तो बड़ी खबर और अहम खबर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आज अगर किसी को नामांकन पत्र दाखिल करना है तो उसके लिए आज आखिरी दिन है। 16 फरवरी को 60 सीटों पर यह मतदान होगा। तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या पूरा समीकरण है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको त्रिपुरा में इस समय बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें हैं। 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी जो है वो फिलहाल 36 पर काबिज है। और वहीं बीजेपी ने 2018 चुनाव में सीपीएम को मात दी थी। सीपीएम महज 16 और
IPFT 8 पर काबिज रहे थे। इस पर सिमट करके ये पार्टी रह गई थी। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। बता दें आपको कि दरअसल पहले बीजेपी ने विप्लव देव को सीएम बनाया था, और लेकिन सही परफॉर्मेंस नहीं होने पर बीजेपी ने जो था वो हटा दिया था, और कहा यह था कि सही परफॉर्मेंस उनकी नहीं है, इस वजह से हटाया जा रहा है। और अब बीजेपी ने डॉक्टर माणिक साहा को नया सीएम जो है वो बनाया है। अब ऐसे में माणिक साहा के ऊपर पूरा जिम्मा है। माणिक साहा के सामने इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती है प्रदेश संगठन के नेताओं के बीच मतभेद दूर करने की। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण गिट्टे ने अगरतला में उप विभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा की है। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी खबर बता दें आपको कि जहां पहले मंदिर बनना था, अब वहां पर हॉस्पिटल जो है वो बन गया है। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये बड़ी खबर सामने आई है कि यहां पर जिस जगह पर पहले मंदिर बनना था, लेकिन अब उस जगह पर हॉस्पिटल जो है वो बना दिया गया है। शिव ज्ञान मोतीलाल आई हॉस्पिटल का आज उद्घाटन भी होने जा रहा है, और आज गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण देव मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने इसको तैयार किया है बना करके। तो बहुत खास सुविधाओं से लैस ये अस्पताल बताया जा रहा है, जो बन करके जिसकी इमारत आज खड़ी हो गई है। और आज आपको बता दें कि अमित शाह जो है वो इसका वर्चुअली उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खास सुविधाओं से ये लैस तो है, लेकिन खासियत भी कही है। खासियत ये कि दरअसल जो जमीन मंदिर के लिए मुकर्रर की गई थी, और जहां जिस जमीन पर जिस जगह पर मंदिर बनना था, लेकिन अब वहां पर ये हॉस्पिटल की इमारत बनकर तैयार है। और आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी अमित शाह के हाथों होने वाला है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वर्चुअली उद्घाटन करेंगे इसका। तो पहले यहाँ पर मंदिर बनना था, लेकिन अब यहाँ पर हॉस्पिटल बनकर तैयार है। आखिर ये हॉस्पिटल क्यों खास है, कौन कौन सी वो सुविधाएं जो इस अस्पताल में मिलेंगी वो बता देते हैं आपको। अस्पताल में दरअसल अत्याधुनिक मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं, और साथ ही साथ अस्पताल में 50 बेड की सुविधा भी है। तो आप अपना इलाज कराने जाते हैं तो ये सुविधाएं आपको वहां पर मिलेंगी। 2 मॉड्यूलर समेत 3 ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था इस अस्पताल में है। साथ ही साथ लिफ्ट की फैसिलिटी है, लैब, कैंटीन, मेडिकल पार्किंग की सुविधा है यहाँ पर। इसके अलावा आपको बताएं कि डॉक्टर्स और सहयोगी स्टाफ रूम की भी सुविधा है, और साथ ही साथ जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर और उनके जो सहयोगी हैं वो अपनी सेवाएं इस अस्पताल में देंगे। तो दरअसल 3.5 बीघा जमीन में ये अस्पताल जो है वो पूरा फैला हुआ है। तो आज यहाँ इसका उद्घाटन वर्चुअली अमित शाह करने वाले हैं। उधर चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, आज G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक होने जा रही है। तो अहम खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, ये बैठक हो रही है। 2 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य समेत 100 प्रतिनिधि, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर और उद्योग मंत्री पारस जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे। तो G20 की भारत जो है वो अध्यक्षता कर रहा है। बैठक के लिए कृषि मंत्री तोमर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करना इसका उद्देश्य बताया जा रहा है। तो अहम खबर और बड़ी खबर आपको हम बताएं, G20 के सदस्यों समेत 100 प्रतिनिधि जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, और बैठक के लिए कृषि मंत्री तोमर भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर इसका उद्घाटन करेंगे। तो G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को कार्य समूह की आज अहम बैठक है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम खबर। तो आज G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक होने जा रही है चंडीगढ़ के अंदर। 2 दिवसीय ये बैठक होगी, और इस बैठक में G20 के सदस्यों समेत 100 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होंगे। और चंडीगढ़ से अहम खबर के बाद अब रुक करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि वायु प्रदूषण से निपटने की खास तैयारी में दिल्ली सरकार जो है वो नजर आ रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, वायु प्रदूषण से निपटने की खास तैयारी दिल्ली सरकार ने कर ली है। दरअसल सीएम केजरीवाल जो है वो आज सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च करने वाले हैं, और इसका जो इस्तेमाल है वो दरअसल कहा यह जा रहा है कि जिम्मेदार कारकों की पहचान करने में इससे मदद मिलेगी। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक कदम जो है वो उठा सकेगी। वायु प्रदूषण के कारणों का पता लगाना अब आसान हो जाएगा। तो अहम खबर और बड़ी खबर, प्रदूषण का अगर पता लगाना है या पूर्वानुमान करना है तो प्रदूषण का पूर्वानुमान अब लगाया जा सकेगा। और दिल्ली से ये बड़ी खबर, और साथ ही साथ जो जिम्मेदार कारक है उनकी पहचान करने में भी मदद मिलेगी। तो सुपर साइट डेटा के आधार पर प्रदूषण के स्तर का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, किस वजह से प्रदूषण बढ़ा है, आसानी से इसकी जांच हो सकेगी। और ऐसे में दिल्ली देश का पहला शहर बनेगा जहां पर रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट परियोजना से स्रोतों की जो है वो पहचान की जाएगी। वाहन धूल, बायोमास जलने
पराली और साथ ही साथ उत्सर्जन की जांच भी की जा सकेगी। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये कितना कारगर साबित होगा, ये देखना होगा। सुपर साइट और मोबाइल वैन की आज लॉन्चिंग होने जा रही है। तो वायु प्रदूषण से निपटने की खास तैयारी में दिल्ली सरकार नजर आ रही है। सीएम केजरीवाल जो है सुपर साइट और मोबाइल वैन लॉन्च करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को लगातार AQI लेवल जब गिरता था और दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर होते थे, तो बता दें आपको कि पूरा ठिकरा अरविंद केजरीवाल पर फोड़ा जाता था। अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा जाता था कि दिल्ली के लोग आखिर कब स्वस्थ हवा में सांस ले पाएंगे। तो ऐसे में जो अब ये सुपर साइट डेटा के आधार पर प्रदूषण के स्तर का पूर्वानुमान जो है वो लगाया जा सकेगा, किस वजह से बढ़ा है प्रदूषण, आसानी से अब ये जांच जो है वो हो सकेगी। तो दिल्ली सरकार का ये अहम कदम, बता दें कि दिल्ली देश का पहला शहर जो है वो बन जाएगा जहां पर प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट परियोजना स्रोतों की ये पहचान जो है वो आसानी से कर पाएगा। साथ ही साथ वाहन, धूल, बायोमास जलने, पराली और साथ ही साथ उत्सर्जन की जांच करने में भी ये सहायक साबित होगा। तो सुपर साइट डेटा के आधार पर प्रदूषण के स्तर का पूर्वानुमान अब दिल्ली सरकार लगाने का दावा जो है वो कर रही है। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खास तैयारी दिल्ली सरकार इसे अपनी बता रही है। सुपर साइट और मोबाइल वैन आज लॉन्च हो जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 27 स्पर्धाएं होंगी। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में शुभारंभ होगा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो इसका शुभारंभ करेंगे। और आज से 11 फरवरी तक खेलों का आयोजन होगा। हॉकी, बैडमिंटन सहित 4 गेम्स जो हैं वो ग्वालियर में होंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आज से शुरुआत होने जा रही है। तो आज से 11 फरवरी तक खेलों का आयोजन होगा। आज शुभारंभ होने जा रहा है। हॉकी, बैडमिंटन सहित 4 गेम्स जो है वो ग्वालियर में होंगे। तो आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो आज से खेलो इंडिया यूथ की गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में इसका शुभारंभ होगा। तो खेलो इंडिया गेम्स में 27, तो भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में इसका शुभारंभ होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम शिवराज सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। और अहम खबर एयर इंडिया पेशाब कांड मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इस मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। तो एयर इंडिया पेशाब कांड मामले में आज सुनवाई होनी है। आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो विमान में दरअसल एक महिला सह यात्री पर पेशाब करने का आरोप जो है वो लगा है। तो क्या है पूरा मामला, जल्दी से आपको समझा देते हैं। दरअसल एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की फ्लाइट की घटना है ये पूरी। शराब के नशे में एक शख्स ने महिला के कंबल पर पेशाब कर दिया था और शराब की नशे में आरोपी शंकर मिश्रा बताया गया था उस वक्त। तो एयर इंडिया स्टाफ की लापरवाही देखने को मिली थी। आरोपी को ज्यादा मात्रा में शराब दी गई थी, ये कहना है यात्रियों का। जहाज के कैप्टन को साफ सीट देने के लिए 2 घंटे बाद फोन किया गया। पीड़िता बिजनेस क्लास में सफर कर रही थी। एयर इंडिया के कर्मचारियों ने मानक परिचालन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। तो आज इस मामले में अहम खबर, एयर इंडिया पेशाब कांड मामले में आपको बता दें कि आज सुनवाई होने जा रही है। आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और दिल्ली में FICCI फेडरेशन हाउस फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी इंडियाज जर्नी टुवार्ड्स नेट जीरो शीर्षक के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। वहीं सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर टिकाऊ और कनेक्टेड शहरी परिवहन प्रणालियों के निर्माण के लिए समाधानों को उजागर करना है। ये भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता को प्राप्त करने और परिवहन क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने के लिए वैकल्पिक ईंधन की खोज में है। आपको बताने की गतिशीलता की भूमिका की भी जांच करेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।